नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स रेलवे ग्रुप डी परीक्षा फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान क्लास नंबर 14 यानी कि 14 आज हम करने वाले हैं। धीरे धीरे ये सीरीज आगे बढ़ रही है और अंतिम के 45 दिन जबरदस्त तरीके से रिवीजन कर रहे हैं। यहाँ पे हर एवरी क्लास में बात करें हमने 25 क्वेश्चन किए हैं और हर क्लास में 2 से 3 न्यूमेरिकल। अब देखो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अप हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत हमने सिंपल वाले कर लिए, सारे क्वेश्चन कर लिए, लेकिन अब थोड़ा सा लेवल अप करने वाले हम और धीरे धीरे ये चलेगी। और मंडे से आपकी अच्छी बात ये है कि बायोलॉजी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो बायोलॉजी जो लोग चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे, चिल्ला क्या बोल रहे थे, बायोलॉजी जरूरी भी है क्योंकि हमने बोला है कि 25 में 25 आपका साइंस में होना चाहिए, तो होना चाहिए। 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाए वो बात की बात है, लेकिन 25 में 25 टच करके आपको आना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास नंबर 14। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में बेल का आइकन क्लिक कर लो जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और इसके अलावा 17 नवंबर से कुछ नए बैचेज अनाउंस किए जा रहे हैं अनअकैडमी पे, जिसमें आपका अग्नि बैच है प्रतियोगिता मंत्रा के द्वारा, सफलता बैच है सीजीएसई असिस्टेंट के लिए 17 नवंबर से, इसके अलावा फाउंडेशन बैच है सीपीओ एग्जाम के लिए 17 नवंबर से, इसके अलावा सीटी एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र बैच है, ये भी आपका 17 नवंबर से आ रहा है। कंप्लीट बैच जनरल स्टडीज के लिए 17 नवंबर से, इसके अलावा टीम फोनिक्स बैच है, ये भी आपका 17 नवंबर से स्टार्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा अनअकैडमी पे आपके आस्क डाउट का फीचर मिल जाता है, जहां पे आप अपने कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं ऐप के थ्रू। और अभी आपको एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है, जो 1 ईयर का लेते हो तो 4 मंथ का एडिशनल मिलने वाला, 2 ईयर का लेते हो तो 8 मंथ का एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है, ठीक है। ये 18 नवंबर तक है। और अभी इस मंथ अनअकैडमी के ऐप पर बहुत सारी फ्री क्लासेस चली। और यहाँ पे एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, अनाउंस करना चाहता हूँ, अनअकैडमी के ऐप पर कल 11 बजे से लगातार 3 घंटे में पॉलिटी की क्लास लेकर आने वाला हूं। पॉलिटी यानी कि राजनीति शास्त्र, आपके यूपीएसआई एग्जाम के लिए, आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। तो जो भी बच्चे हैं स्पेशल क्लास होगी, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लो, गुरु टिप्स कोड यूज करके कोर्स को एनरोल कर, सॉरी ये क्लास फ्री होगी, स्पेशल क्लासेस होगी। तो अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक। और बहुत सारे टेस्ट सीरीज फ्री में भी आपको यहाँ पे अवेलेबल कराए गए हैं ऐप पर, जिनको आप दे सकते हो। और ये वाला टेस्ट आपका कल होगा संडे को, आप इसको भी एनरोल कीजिए। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, गुरु टिप्स कोड यूज करके इसको एनरोल कीजिए। एवरी संडे 12 बजे होता है और गुरु टिप्स कोड यूज करके कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण के सामने रखी एक सीधी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा। एक उत्तल दर्पण के सामने रखी एक सीधी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, इसका आंसर क्या होगा। उत्तल मतलब होता है कॉन्वेक्स, उत्तल दर्पण मतलब होता है कॉन्वेक्स। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, अवतल की बात करें, अवतल यानी कि कॉनकेव की अगर जो हम बात करें, जब भी कॉनकेव से जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा रियल होता है। क्या होता है, रियल होता है, यानी कि वास्तविक होता है जब भी कॉनकेव से कोई भी इमेज बनता है, ठीक। और रियल के अलावा क्या होता है, आपका इमेजिनरी भी हो सकता है, इमेजिनरी यानी कि आभासी भी हो सकता है, आभासी भी हो सकता है। यानी कि कॉनकेव अवतल से कोई भी प्रतिबिंब बनेगा हमेशा रियल या तो इमेजिनरी, ये तो ये होते हैं, यानी कि रियल और इमेजिनरी दोनों हो सकता है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक। और अगर जो हम बात करें, रियल इमेज जब भी बनती है तो ये हमेशा क्या होती है, उल्टी होती है। रियल इमेज जब भी बनती है ये उल्टी होती है, और आभासी जब भी बनती है तो ये हमेशा सीधी बनती है। तो ये पॉइंट याद रखना कि जब भी आपको वास्तविक इमेज देखने को मिलेगी तो वो उल्टी होगी और इमेजिनरी आभासी होगा वो सीधा होगा। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये अवतल लेंस के लिए होता है, इसमें रियल और इमेजिनरी दोनों हो सकते हैं। वही कॉन्वेक्स की बात करें, उत्तल की बात करें, इसमें जो भी प्रतिबिंब बनेगा हमेशा आभासी होगा, आभासी यानी कि इमेजिनरी, और सीधा होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। यानी कि कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, उत्तल दर्पण पूछा यानी कि कॉन्वेक्स पूछा है तो इसका आंसर होगा इसका आभासी या काल्पनिक और सीधा, और वस्तु से बड़ा नहीं होगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। हम लोग सूर्य को वास्तविक सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद देख सकते हैं, इसका कारण क्या है। भाई हमारा अर्थ ये है ना, तो ये इस प्रकार से मान लीजिए लेयर है, ये सन है, ठीक। ये आपका दोपहर में सन है, धीरे धीरे जब सूरज ढलता है तो नीचे आता है, लेकिन हमें तब भी सन यही प्रतीत होता है। लेकिन यहाँ पे जो लाइट आती है शाम को, ये इस प्रकार से कुछ मुड़ते हुए आती है, यानी कि प्रकाश की किरण जो होती है वो मुड़ जाती है, लेकिन हमें लगता है सीधी है। तो इस प्रकार से जब किरणें मुड़ती हुई आती है तो हमें लगता है कि हम यहाँ पे सूर्य को देख रहे हैं, हम उसको देख सकते हैं। यानी कि ये सीधा सा इसका आंसर हो जाएगा रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन। इसका आंसर हो जाएगा रिफ्रैक्शन,
ठीक, इंग्लिश वाला आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, रिफ्रैक्शन इसका आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान क्या कहलाता है? वेग समय ग्राफ पर अगर जो मान लो कोई हम यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं, इस प्रकार से ग्राफ बनता है ना, ये मान लो वेग है और ये मान लो आपका टी आपका समय है। एक लाइन अगर जो हम खींच लेते हैं और अगर जो हम यहाँ आते हैं, क्या यहाँ पे हमारा समय अगर जो यहाँ पे आते हैं समय के साथ क्या हमारा वेग बढ़ेगा? हाँ बढ़ेगा भाई। इस लाइन पे अगर जो हम देखें, यहाँ पे अगर जो आए टाइम के साथ तो हमारा वेग भी बढ़ रहा है, यहाँ पर आए तो समय बढ़ा वेग भी बढ़ रहा है, यहाँ पे आए समय बढ़ा वेग भी बढ़ रहा है। ठीक, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो त्वरण हो रहा है ना, जो त्वरण हो रहा है यानी कि ए हो रहा है ना, वो क्या हो रहा है, वेग समय दोनों पर डिपेंड कर रहा है, निर्भर कर रहा है। ठीक है, वहीं पे अगर जो एक और अगर जो हम बनाए वी एंड टी और ये लाइन खींच दे तो यहाँ पे क्या त्वरण में परिवर्तन हो रहा है? नहीं, यहाँ पे त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक, टाइम बढ़ रहा है लेकिन त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो वेग जो समय ग्राफ है वो क्या बताता है? इसका आंसर क्या बताता है? ये आपका त्वरण बताता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, त्वरण बताता है। ठीक, चलिए, स्लोप ज्यादा होने से त्वरण क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, आवृत्ति तथा कालावधि में क्या संबंध होता है? आवृत्ति तथा कालावधि में क्या संबंध होता है? कालावधि नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे आप इंग्लिश देख लो, टाइम पीरियड, इसका मतलब हो गया आवर्त काल। सिंपल सा लॉजिक है, आवृत्ति आवर्त काल का संबंध क्या होता है आपको बताना है। आवृत्ति और आवर्त काल का क्वेश्चन छूट रहा क्या भाई? क्वेश्चन छूट रहा क्या? हाँ नहीं, छूट तो नहीं रहा। 3 के बाद चौथा कहाँ गया? अरे चौथा गायब कर दिया गया, गलत बात है। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? आवृत्ति और कालावधि का संबंध क्या है? तो ये होता है आपका टी बराबर यानी कि कालावधि यानी कि टाइम पीरियड बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? देखो इसमें ऑप्शन नंबर कोई मिलेगा नहीं, लेकिन जरूरी थोड़ी हम यहाँ पे जो आपका आवृत्ति है उसको यफ से ही डिनोट करें, इसको हम यू से भी तो डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर यू से डिनोट किया यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ये भी आपके ऑप्शन में मिल सकता है, जब ये मिलेगा तो ये यू नहीं मिलेगा तो यही आपको लगाना पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है? इसका आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। भाई ये आपका अर्थ है ना, ये आपका अर्थ कल ही हमने देखा था। ध्रुवों पर बात करें, जी का मान क्या होता है? सर्वाधिक होता है। जब जी का मान सर्वाधिक होगा तो आपका भार भी ध्रुवों पर अधिक होगा, और नीचे आने पर क्या होता है? घटता है, ऊपर जाने पर ये घटता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और केंद्र पर क्या होता है? जी इक्वल टू 0 होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, 10 मीटर पर सेकंड से गतिमान 2000 किलोग्राम का ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकंड की गति से चलते हैं, तो कार का द्रव्यमान आपको बताना है। भैया देखो यहाँ पे देखो 2000 किलोग्राम का मान लो ये है, 2000 किलोग्राम का ये ट्रक है। ठीक, और ये टकरा किससे रहा? एक खड़ी कार से टकराना, खड़ी कार से टकरा रही है, मान लो कार है। तो कार का क्या द्रव्यमान दिया? नहीं, कार का द्रव्यमान नहीं दिया है, ये हमें निकालना है। ठीक, कार का वेग दिया है, वेग चल ही नहीं है तो वेग आपका 0 हो जाएगा। लेकिन ये दिया है ना कि 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है कौन? ट्रक, और ये इसका द्रव्यमान क्या है? 2000 किलोग्राम का है। ठीक, चलिए अब ये तो स्थिति आपका टक्कर से पहले हो गया, ये टक्कर से पहले। लेकिन जब टक्कर होगी क्या होगा भाई? ये ट्रक है और ये कार आगे आ जाएगी, दोनों टच कर जाएगी, दोनों सट जाएगी, और सटने के बाद इसकी गति दिया है, दोनों एक साथ 8 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही हैं। ये टक्कर के बाद है और ये टक्कर से पहले है। ठीक, तो इसमें क्या होगा? संवेग जो होगा बराबर होगा, यानी कि प्रारंभिक संवेग बराबर, ठीक, प्रारंभिक संवेग इज इक्वल टू अंतिम संवेग, अंतिम संवेग। ठीक, चलिए इसमें देखते हैं प्रारंभिक संवेग क्या होगा। प्रारंभिक संवेग ये है 2000 और ये p बराबर mv होता है, यानी कि m आपका कितना यहाँ पे 2000 और v कितना होगा? वेग 10। ठीक है, 10 प्लस प्रारंभिक संवेग, तो इसका भी ऐड करेंगे ना। तो यहाँ पर देखो m आपका दिया है, हाँ दिया नहीं, m नहीं दिया है, तो m और वेग आपका 0 है तो इंटू 0 हो जाएगा, बराबर अंतिम संवेग क्या होगा? 8 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही हैं, यानी कि यहाँ पर गति दिया है, यम नहीं दिया तो यम को यम ही मान लेते हैं। यम प्लस आपका यहाँ पे जो ये भी ऐड हो जाएगा ना, 2000 ये भी आ गया। ठीक है, तो यम प्लस 2000 और दोनों की गति यहाँ पे दिया है, यहाँ पर भी 0 था, यहाँ पर भी था ही नहीं, यहाँ पे दोनों की गति आपकी 8 है,
यानी कि हम 8 यहाँ पे कॉमन लेके कर सकते हैं, 8 का अंदर मल्टीप्लाई होगा ATM, और ये चलो इसको पहले सॉल्व करें, ये तो 0 हो गया, कोई मतलब ही नहीं है इसका। कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं क्योंकि यहाँ पे आप घचपचा जाओगे, ठीक। और ये इसका मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 20,000, ये हो गया 20,000, और ये देखो इधर देखो ATM प्लस 8 दूनी 16,000, ठीक। 16,000 20,000 16,000 का माइनस होगा 4,000, यानी कि ATM बराबर हो गया 4,000 और M बराबर हो जाएगा 4,000 बटे 8, 8 पचे 40, यानी कि 500 किलोग्राम आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या कोई दिक्कत हुआ, क्या कोई समस्या हुई? एकदम सिंपल वे में ये न्यूमेरिकल लग गया, ठीक है। इस प्रकार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कोण का वेग क्या होगा? तो किसी कोण का वेग क्या होगा पाइपलाइन के केंद्र पर? भाई मान लो ये पाइप है, ठीक। चलो पाइप है, मान लो यहां से ढेर सारी पानी बह रही, ये पानी जा रही है, ठीक। सब पानी जा रहा है, पाइप से पानी जाएगी, ठीक। तो यहां पर देखो, मान लो पानी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड, छोड़ो ये सब समझना ही नहीं है, ठीक। अब पाइप हमें यहाँ पे लग रहा है कि गोल है, लेकिन ये गोल नहीं होती है, कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक। अब जब नीचे वाली तली की बात करें, यहां पर पानी आएगी, तो ये देखो आपको लगेगा फ्लो के साथ एक साथ बह रही है, एक मतलब वेग से बह रही है, लेकिन जैसे ही पाइप के अंदर घुसेगी तो ये नीचे वाला जो सिरा है, नीचे वाला सिरा, यहाँ पर भी पानी घुसेगी, तो यहाँ पे कुछ पानी इकट्ठी हो जाएगी, और ये ऊपर वाले फ्लो के कारण ये बहने नहीं पाएगी और ये फंस जाएगी, और ये धीरे धीरे ऊपर ये फंस के इसके ऊपर वाला जो परत होगी वो और मतलब बहना चाहेगी, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं बह पाएगी, यानी कि धीरे धीरे ऊपर वेग बढ़ता जाएगा, और सबसे मैक्सिमम यही क्रिया ऊपर भी होगी, और सबसे मैक्सिमम जो वेग होगा वो सेंटर में होगा, यानी कि बीच में होगा। तो किसी पाइप के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग क्या होगा? अधिकतम होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए भाई, यहाँ पर पानी मैंने ट्रैप हो जाती है, इसे बोलते हैं ट्रैप, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, निम्न में से किसमें नॉट का उपयोग किया जाता है? नॉट, तो एक नॉट बराबर क्या होता है? याद रखना, एक नॉट बराबर 1.15 माइल्स पर हॉर होता है, ठीक। और एक नॉट की बात करें, ये हम गति मापते हैं, किसकी गति मापते हैं? जहाजों की गति मापने के लिए हम नॉट का उपयोग करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? याद करना भाई, टॉर्क होता है, टॉर्क, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करें 11, इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ था, आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ था कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का आविष्कार किसने किया था। इंटरनेट प्रोटोकॉल ध्यान रखिएगा, पहले ये सिर्फ आर्मी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, आर्मी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, यूएस आर्मी ने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन धीरे धीरे चलन में बढ़ा, अभी ये सब लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल सबसे पहले 1974 में किसने किया था? विंट सर्फ ने, विंट सर्फ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, सबसे पहला जी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान किसने ज्ञात किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जी की वैल्यू क्या होती है? 6.67 गुणे 10 पे घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। याद रखना, जी क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ठीक। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है? F बराबर जी m1 m2 बटे r स्क्वायर, और ये जी यहीं से निकल के आया, ठीक। और अगर जो हम बात करें, सबसे पहले जी की वैल्यू को, जो स्थिरांक है, इसका मान किसने ज्ञात किया था? हेनरी कैवेंडिश ने। यहाँ पे तो लाड दिया भैया, कोई दिक्कत नहीं, हेनरी कैवेंडिश याद रखिएगा, लाड भी आ जाए तो लाड लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, एलईडी का आविष्कार किसने किया था? एलईडी का आविष्कार तो ठीक है, लेकिन एलईडी का पूरा फॉर्म नाम भी पूछा जाता है, लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी का पूरा नाम लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक। एलईडी की बात करें, इसका आविष्कार किसने किया था? निक होलोन्याक ने एलईडी का आविष्कार किया था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ बोलते हैं जिसे भूकंप मापी का आविष्कार किसने किया था? सिस्मोमीटर, भूकंप मापी का आविष्कार किसने किया था? हु वाज इन्वेंटेड सिस्मोमीटर? तो ये आपको पता होना चाहिए। भूकंप को किस में मापते हैं? तीव्रता में मापते हैं, ठीक। तीव्रता, कितनी तीव्रता है, ठीक है। चलिए इसकी बात करें रिएक्टर स्केल पैमाने पे, ठीक है। चलिए बात करें यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लुइगी पाममेरी लुइगी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन हमारा 15 है,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प थॉमस अल्वा एडिसन का आविष्कार नहीं है? कौन सा विकल्प थॉमस अल्वा एडिसन का आविष्कार नहीं है भाई? टेसीमीटर का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। इलेक्ट्रिकल बल्ब थॉमस अल्वा एडिसन ने, फोनोग्राफ थॉमस अल्वा एडिसन ने, वातानुकूलित प्रणाली यानी कि एयर कंडीशनर एसी का आविष्कार किसने किया था? विलिस कैरियर ने किया था। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, 16 की बात करें, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? व्हाट टाइप ऑफ वेव इज लाइट वेव? तो प्रकाश तरंग की बात करें, एक प्रकार की ट्रांसवर्स वेव है यानी कि अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक, अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ क्या होता है भाई? ऐसे तरंग जो हमेशा वेव करते रहते हैं। ठीक है, जो हमेशा वेव करते रहते हैं उसे हम अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं या ट्रांसवर्स वेव्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, 17 की बात करें, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो रोमर। याद कर लीजिए, रट लीजिए, एक गिलास पानी लीजिए, घोल के पी लीजिए कि लाइट का स्पीड सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? रोमर ने। क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 18, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? तो माध्यम में तापमान की वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ताप वृद्धि से प्रकाश की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 19 की बात करें, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? इसका आंसर क्या होगा? बताइए, किस गुणधर्म के कारण इसका आंसर होगा मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो किस गुणधर्म के कारण? तो इसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर। ये समझ रहे हो ना आप? ये में आप छड़ डुबाओगे तो लगेगा ये मुड़ा हुआ है, तो ये अपवर्तन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, सूर्य ग्रहण कब होता है? व्हाट डज सोलर एलिप्स हैपन? तो सूर्य ग्रहण हमेशा प्रतिपदा को होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है भाई? ये सन है, इसके ऊपर चंद्रमा जब आ जाता है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण होता है तो हमें सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है भाई? सूर्य है, इसके ऊपर चंद्रमा आके ढक लेगा तो ये किनारे वाला भाग दिखाई देगा, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको किरीट बोलते हैं या कोरोना बोलते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है, क्योंकि वहां क्या होता है? क्यों ठंडी होती है भाई? एक बात ध्यान रखना, जो चीज उष्मा का जितना अच्छा अवशोषक होता है ना, उतना अच्छा उत्सर्जक भी होता है। ठीक है, तो बालू की बात करें, जितना जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है। ठीक, तो मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान रातें अधिक ठंडी होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, वात्या भट्टी या ब्लास्ट फर्नेस में क्या उत्पादित होता है? कौन सा लोहा? तो ये होता है कास्ट आयरन। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, द्रव का प्रमुख अभिलाक्षणिक गुण कौन सा है? तो द्रव का प्रमुख अभिलाक्षणिक गुण की बात करें, आयतन संरक्षण। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 24 की बात करें, यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी? यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी? F बराबर होता है R/2, जहां R क्या है? वक्रता त्रिज्या, यानी कि 6.2/2 क्या हो जाएगा? 3.1 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आप लोग कहोगे सर जी आप न्यूमेरिकल ऐसे लगाते हो, भाई न्यूमेरिकल लगेगा क्यों नहीं? फिजिक्स का न्यूमेरिकल थोड़ी होता है, बस फार्मूले याद है, चीजें पता है तो आप न्यूमेरिकल लगा लोगे। जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 है, एक घर में एक महीने में 200 इकाई ऊर्जा जूल की खपत होती है। ठीक है, ऊर्जा जूल में ऊर्जा की इकाई क्या होगी भाई? जूल में कन्वर्ट करना है। एक यूनिट इकाई बराबर क्या होती है? ये पता होना चाहिए। एक यूनिट इकाई बराबर होती है 3.6 × 10⁶ जूल होती है। तो 200 यूनिट निकाल लो, यानी कि 200 का मल्टीप्लाई कर दो 3.6 × 10⁶ में। ठीक है, चलो ये देखो कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो समथिंग 7.2 × 10⁸ जूल निकल के आ जाएगा। ठीक है ना? ठीक बा ना? क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास के साइंस के फिजिक्स के 25 क्वेश्चन। संडे है कल, हो सके क्लास ना मिले, लेकिन बायोलॉजी की क्लास मंडे से स्टार्ट हो रही है, तो रेडी रहिएगा सभी लोग तैयारी के लिए। और बायोलॉजी भी करेंगे जबरदस्त तरीके से, फिजिक्स भी करते रहेंगे, फिजिक्स कंटिन्यू रहेगा। मिक्स जी के आपको मिल ही रहा है शाम को 4 बजे। और इन्हीं सब बातों के साथ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो।